हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं क्लास 9 के हैं और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे क्लास 10 के हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहती है सोशल साइंस की। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे छात्र अभी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं 9th क्लास का, तो उनको बता दें कि यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं और यहाँ से हम लोग आपको सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप लोग इस क्लास 9 का जो सोशल साइंस का ये जो क्लास चल रहा है, इसमें आप लोग 70 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को लेकर के चलते हैं। जो अभी आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा, उससे जो क्वेश्चन हमारे थे उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये त्रैमासिक परीक्षा क्लास 9 का सोशल साइंस का है और सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। तो देखते हैं हम लोग किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी एग्जाम दिए होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि इस यह क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज किए हैं, जो क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन किए हैं, उसको देखिए कहाँ से क्वेश्चन और कितने डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात है, ये सामाजिक विज्ञान है बाबू। इसमें से 70 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन मिलेगा लघु उत्तरीय, 8 क्वेश्चन मिलेगा दीर्घ उत्तरीय। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल 98 मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 100 का एग्जाम होता है। सोशल साइंस तो 80 का ही होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। बट इसमें 10th क्लास में तो आप जानते ही हैं कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि 80 का एग्जाम देना होता है और 20 नंबर हम लोगों को स्कूल के माध्यम से प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन रहता है, किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और एक बात यह होता है, परीक्षार्थी जो है अपने शब्दों में ही हमेशा उत्तर दें। कभी भी आप ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप गैस पेपर से दीजिए। आपको जो ट्यूशन में लिखाया गया है, कोचिंग में लिखाया गया, ऑनलाइन क्लास करते हैं, वो दीजिए। देखिए सबसे मैटर होता क्या है बेटा, कि तुमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने आ रहा है तुमको, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ तो लिए, क्वेश्चन समझो क्वेश्चन बोलता क्या है। बस क्वेश्चन पढ़ो सही तरीके से और क्वेश्चन को समझने का तरीका ये समझो कि क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है। जब तक तुम ये बात नहीं समझोगे क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, तब तक तुम क्या दोगे जवाब। इनपुट तुम जैसा प्राप्त करोगे, आउटपुट उसी तरीका से न दोगे। ये चीज याद रखना, तुम्हारे पास जो इनपुट आएगा अंदर वही आउटपुट निकलेगा। तो जब तक तुम बातों को नहीं समझ रहे हो बेटा, तो तुम उत्तर कहाँ से दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड और खंड बहुत आपको पिछले सभी वीडियो में तो बता ही दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि पृथ्वी पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला यात्री कौन था, है ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का पहले परिक्रमा करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो मैगलन साहब थे। 1900 1522 के बीच, है ना। मैगलन साहब जो थे पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, है ना। पूरे विश्व मतलब पूरे पृथ्वी का मतलब चक्कर लगाया था कौन, मैगलन साहब। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा क्या बोलेगा। वीडियो देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पे आपको हम डिस्कस करके बताएंगे, जो कि इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। आपको हम बताए थे,
आपको हम इसका 5 कारण भी लिखा चुके हैं, याद रखिएगा। हम जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का 5 वो कारण भी बता चुके हैं। अभी बुक नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। मेरा PDF देखिएगा क्लास का, तो उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, करों के जो विरुद्ध था, करों के विरुद्ध जो था, यह इसका मुख्य कारण था। और भी कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण था ये करों के विरुद्ध। ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, ये कर के विरुद्ध जो है ये संग्राम किया गया था। ठीक है, तो बी हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो सबको पता है कि पहली बार लिखित संविधान अमेरिका में हुआ था, 1789 में लागू हुआ था। 1789 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। 1789 में अमेरिका में। ये क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन बच्चा गलती करके आता है, पता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी गलती करके आता है। देखिए पढ़िए, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। अब बताओ, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का एक व्यापारी था, तो पुर्तगाल का था। 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत आया था। भारत में कहा, कालीकट में। कालीकट समुद्री मार्ग से होते हुए आया था। ये जो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ये कैसे पहुंचा था। ये समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत पहुंचा था। भारत में कहाँ पाया था, कालीकट में। सबसे पहले कहाँ आया था, कालीकट के एक राजा था जेमोरिन, उसी के पास। उन्होंने काफी इसका स्वागत किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय जो युद्ध लड़ा गया था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में, ब्रिटेन फ्रांस के बीच में लड़ा गया था 1756 में। 1756 और 1763 के बीच में यह लड़ा गया था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। अमेरिका का खोज किस वर्ष, 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। याद रखना, 1492 में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था, है ना। कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका खोज किया था, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में। 1453 में क्या हुआ था, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा 1453 में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बताओ। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है, इसमें से बताइए कौन सा स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का स्थल केप आगुहास है। केप आगुहास, ठीक है। और कोई भी बच्चे को कोई भी ऑप्शन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, कोई भी सर इसमें प्रॉब्लम है, आप जो है इसको क्या कहते हैं बता दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य था व्यापार। जो भौगोलिक खोज किया गया था उसमें क्या हुआ था बाबू, तो सबसे मोस्ट क्या था, तो व्यापार, है ना, व्यापार था। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यह हुआ था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कोलंबस जो है बाबू, ये कोलंबस जो है ये कहाँ का निवासी था। तो जेनवा, इटली का था। जो कोलंबस जो था, ये कोलंबस ये इटली का था, याद रखिएगा। यही कोलंबस साहब ने क्या किया था, 1492 में किसका खोज किया था, अमेरिका का, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनाउ एम एन में हुआ था। ब्रोनाउ एम एन में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखना, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 29 मई 1453 को ओटोमन साम्राज्य द्वारा हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453। अभी तुरंत आपको हम लिख के दिए थे कि 1453 में किस चीज का पतन हुआ था। तो याद रखिएगा 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। 29 मई 1453 ओटोमन साम्राज्य के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? तो ओटोमन साम्राज्य था, उसके द्वारा ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो थॉमस पेन ने किया था। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया था। इस चीज की थॉमस पेन के द्वारा किसकी रचना किया गया था? तो कॉमन सेंस की रचना किया गया था। बोस्टन टी पार्टी का घटना का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है बोस्टन टी पार्टी की घटना। 1773 ईस्वी में यह घटना, ये जो बोस्टन टी पार्टी का घटना है, बोस्टन टी पार्टी का जो घटना है बेटा, पार्टी का घटना, ये याद रखना, ये जो हुआ है 1773 में हुआ। कब हुआ? 1773, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1995, 14 अक्टूबर 1995 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, है ना। यूनाइटेड नेशन की कब किया गया था बाबू? एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1995। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन जनता करता है भाई। लोकतंत्र किसके लिए बनाया गया है? तो जनता के लिए ना बनाया गया है ना। जनता बनाया तो जनता के लिए होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आज विश्व में किस प्रकार शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? शासन प्रणाली को तो लोकतंत्रात्मक शासन जो है अभी सर्वोच्च माना जाता है। इस चीज को ध्यान देना है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में भारत में नागरिकों के लिए मतदान एवं न्यूनतम आयु पूछा गया। लीजिए, वोट गिराने का न्यूनतम आयु, तो याद रखिएगा ये जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष किया गया, ये संविधान कौन से संविधान में किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इसमें जो है क्या किया गया, 21 वर्ष पहले क्या कर दिया था, 1988 से पहले 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष के बच्चे ही वोट गिरा सकते हैं, मतलब मतदान कर सकता था, मतदान। लेकिन अब जो है बेटा इसको जो है घटा करके 18 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के बच्चे अब मतदान कर सकते हैं, वो लड़का हो या लड़की, है ना। तो ये पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
ये किया गया था, ठीक है। और किस अधिनियम, तो 1988 अधिनियम पर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य शासन है, कौन सा कार्य शासन है, तो भाई नीति निर्धारण, कानून निर्माण, जनता की सुरक्षा, ये सब कानून है ना काम है। ये सब जो होता है पॉलिसी मेकिंग है ना, लॉ मेकिंग, पब्लिक सेफ्टी, ये सब काम कौन करेगा, ये सब काम शासन करेगा। किसका काम होता है, शासन का। ओके चलिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सैनिक शासन में शासन का बागडोर किसके हाथ में होती है, सेना के हाथ में। सैनिक शासन का काम कौन करेगा भाई, सेना करता है। क्या संसद करेगा, जनता करेगा, न्यायाधीश, जी नहीं, ये सब कोई नहीं करेगा। कौन करेगा, सेना करेगा। लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है, लोकतंत्र में विकास किसका नहीं होता है, भ्रष्टाचार का विकास नहीं होता है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार क्या होगा भाई, भ्रष्टाचार लोकतंत्र में नहीं होता, तो इसका विकास नहीं होता। देखिए नैतिक गुणों का होता है, चरित्र का होता है, बंधुत्व का होता है। बंधुत्व मतलब भाईचारा है ना, चरित्र कैरेक्टर जो तुम जानते हो कैरेक्टर, नैतिक मॉरल वर्चुअल, राइट आंसर बी है इसका। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, जो हमारा क्लास देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब के बारे में बता चुके हैं। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल, अंतराल मतलब होता है गैप, अंतराल का मतलब क्या होता है, गैप होता है। कि 2002 में हुआ, तो फिर कब होगा, 5 साल, 10 साल, 6 साल, तो याद रखिएगा 5 साल के बाद। तो 2002 तो 2000 अब कब होगा, 7 में होगा, ठीक है। तो 5 वर्षों का अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन विशेषता, तो भाई देखिए नागरिक लोकतंत्र, कानून लोकतंत्र, स्वतंत्रता लोकतंत्र, सैन्य शासन, ये तो अलग है ना बात, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं पूछा है तो नहीं यही होगा। आगे बढ़िए। इसमें जितना टिक लगाए हुए हैं बाबू, सब क्वेश्चन का एनालाइज पहले करके हम टिक लगा के तभी आपके सामने हम वीडियो लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक एक्यूरेट आंसर पता चल जाएगा, और इस क्वेश्चन से बनने वाले और भी जो क्वेश्चन होंगे उनका आपको एनालाइज मिल रहा है, ठीक है। चलिए, भारत में संविधान कब लागू हुआ, देखिए ये सब क्वेश्चन बच्चे को एकदम ध्यान में एकदम याद रहना चाहिए कि भारत में संविधान लागू कब हुआ है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, दूसरी बैठक कब की गई थी, पहली बैठक, उसके बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, प्रारूप समिति अध्यक्ष किसे बनाया गया था, है ना। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, सब क्वेश्चन को याद रखना बेटा। चलिए, संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। तो भारतीय संविधान को 26, देखिए अपनाया गया था कब, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिएगा कि हम लोगों का जो भारतीय संविधान जो है बेटा, भारतीय संविधान, तो इसको अपनाया गया था। पहले क्या हुआ था, अपनाया इसको अपनाया कब, तो 26 नवंबर 1949 को। दूसरा बात क्या है कि इसको लागू कब किया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, ये अपनाया गया था, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन है, इसको लिखिए और भी बताते हैं। इसमें याद रखिएगा कि हम लोगों को, याद रखिएगा कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को पता है कि 15 अगस्त को मनाते हैं। ओके,
ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को आज़ादी कब मिला था, तो हम लोग आज़ाद कब हुए थे, तो याद रखिएगा आज़ाद जो हुए थे वो कब हुए थे, तो 15 अगस्त 1947, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 25 नंबर का पता चल गया, आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन में बोलता है लोकतंत्र 26 नंबर में बोलता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बी भारत और अमेरिका में है। याद रखिएगा लोकतंत्र मतलब लोकतंत्रों का शासन किस दो देशों में है, तो अमेरिका और भारत में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसी में है बी और सी का ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसके कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी पार्लियामेंट मेंबर आर देयर आर इन द यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में लोग जो होते हैं वो 5 लोग होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बेटा? 5 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 28 नंबर 28 नंबर में बोलता है लोकतंत्र के विकास का पहला चरण लोकतंत्र के विकास का पहला चरण मुख्य रूप से कहाँ से शुरू माना जाता है? तो यूरोप और अमेरिका। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के शासन की प्रणाली। यह परिभाषा किसने कहा था? अभी अब्राहम लिंकन साहब ने यह बात कहा था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है बाबू। तो अब्राहम लिंकन साहब। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? अभी बताए थे संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष किसे माना गया, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे माना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई वह जो है अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। इसको जो है अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़िए। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना का बेटा। जनसंख्या कितना है? 58.38 लाख है। 58.38 लाख है पटना का जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी नहीं, अकुशलता। मानव का खुद का पूंजी क्या होता है? प्रशिक्षण। जो आप सीख रहे हैं ये आपका प्रशिक्षण, आपका पूंजी है। प्रबंधन आपका पूंजी है। स्वास्थ्य आपका पूंजी है। और कुशलता जो है वो आपका क्या है, वो मानवीय पूंजी में। आगे चलिए। प्रोफेसर आमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया था? तो मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया था आमर्त्य सेन साहब ने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा को मानवीय इस पर जो है जोर देने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो देखिए बिहार में जो जनसंख्या बढ़ रहा है बेटा, बिहार में गरीब लोग हैं, उच्च जन्म दर है, अशिक्षित है। देखिए गरीब और अशिक्षित रहेंगे तो उच्च जन्म दर बढ़ता जाएगा। देखिए आपके पास ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ब्रेन है तभी तुम दिमाग लगा पाओगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्रेन नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो चलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम एवं वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। याद रखना बेटा, कोई भी काम करते हैं आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। आप पहले सोच लीजिएगा कि हम सफल हो जाएंगे
तो नहीं हो पाएगा, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, जोखिम उठाना पड़ेगा, आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसी चीज़ से डरना नहीं है, हमको मेहनत करना है, लगातार बने रहना है, ठीक है। अब देखिए जैसे वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको लग रहा हो नहीं समझ में, क्या कितना आप बताएंगे ना, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इतने अच्छे से ये चीज़ बता रहे हैं तो हमको अगले कोई एग्जाम में जो है सोशल साइंस में हेल्प होने वाला है, तो अच्छे से समझ के रखिएगा। तो उस टाइम क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको ऑप्शन ढूंढिएगा कहाँ पर है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 हो गया, 36। 36 नंबर में बोलता है, 36 नंबर में बोलता है उत्पादन का साधन। उत्पादन का साधन क्या है? वितरण होगा, नहीं विनिमय होगा, न उपभोग होगा, न तो क्या होगा श्रमिक। उत्पादन का श्रमिक क्या है? मजदूर, लेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में हम बता देते हैं निम्नलिखित में कौन पूंजी है? पूंजी बता कौन है? किसान का हल। फटा हुआ वस्त्र नहीं है, अविवाहित मशीन नहीं है, अव्यवसाय नहीं है, घर के बाहर पड़ा पत्थर पूंजी। हल जो है, हल वो किसान का वो पूंजी है। देखिए उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं, पूछ रहा है उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं, तो 5 होते हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कौन सा है? तो अभी पीछे ऑप्शन में आया था उत्पादन के प्रमुख साधन, तो हम उसमें बताए थे श्रमिक। ऑप्शन में था श्रमिक, श्रमिक लगा दिए। तो याद रखिएगा जो 5 साधन पूछ रहा है बेटा, वो 5 साधन में आपका पहला हो जाएगा भूमि, लैंड। दूसरा हो जाएगा श्रम, लेबर। तीसरा हो जाएगा पूंजी, कैपिटल। चौथा हो जाएगा संगठन, मतलब व्यवस्था। चौथा 5वां हो जाएगा साहस, है ना, साहसी होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक? भिखारी उत्पादक नहीं, शराबी नहीं, ठग। तो क्या होगा? बढ़ई होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर, ये भी हम जो है बुक में बच्चे को पढ़ा चुके हैं, अंडरलाइन कर चुके थे। बुक में जो है नीचे साइड में आपको दिया हुआ रहता है जो खटाल में, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बच्चे आपको बुक पढ़े होंगे और मेरा जो अंडरलाइन किया हुआ है बुक में, आप उस तरह से बुक को पढ़े होंगे अंडरलाइन पॉइंट सबको, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो है 52 में मार रहे हैं, 51 में मार रहे हैं, 55 में मार रहे हैं। इसका राइट आंसर है 74.54। आप 04, आप इसको आंसर देख लीजिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो 74.04%। चलिए आगे जाते हैं। आगे बताते हैं कि मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता क्या होता है। तो याद रखना मनुष्य को मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए और शिक्षा चाहिए। तीनों चीज तो चाहिए मनुष्य को। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी? उत्पादन का अर्थ क्या? उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता सृजन जो है इसका मुख्य साधन होता है। उपयोगिता मुख्य सृजन का मुख्य साधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो होता है वो भूमि होता है। मेन जो उत्पादन का साधन होता है बेटा, वो होता है भूमि। भूमि नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लैंड जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। चल पूंजी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, जो काम में लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चल पूंजी, वर्किंग कैपिटल। तो इसमें से हमारा वर्किंग कैपिटल कौन है भाई? तो खाद बीज। खाद बीज जो है हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल है, याद रखना। फर्टिलाइजर एंड सीड्स। हल बैल नहीं होता है, ट्रैक्टर नहीं होता है। खाद और बीज जो है क्या मेरा? चल पूंजी है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पे अचल पूंजी बता दो बाबू, तुरंत याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में अचल पूंजी कौन है? अचल पूंजी पूछेगा तो कोयला अचल पूंजी नहीं है, कच्चा माल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो कारखाने हैं। कारखाने का भवन क्या है? कारखाने का भवन जो है ये मेरा अचल पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोलता है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार कितना नंबर पे है? तो जनसंख्या की घनत्व के दृष्टि से जनसंख्या के मामले में बिहार पहला स्थान पे आ गया है। बिहार कितना स्थान पे आ गया? पहला। 2011 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे, 1106 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे व्यक्ति है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा याद रखना 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जो कि पहला होगा गुजरात, गुजरात, उसके बाद गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। और एक वो कहाँ लेती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोलता है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग कितना डिग्री का अंतर है? कितना डिग्री का अंतर है? तो मात्र 30 डिग्री का अंतर है। याद रखना है अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय ये सब अक्षांश, और ये सब देशांतर। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी रहता है वो मात्र 30 डिग्री होता है। ठीक, याद रखिएगा। भारत का अक्षांशीय रेखा उत्तर साइड से 8 डिग्री से 37 डिग्री एन तक। ठीक, उसी तरीके से देशांतर का हो गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोलता है हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी, हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी जो है हिमाद्री है बेटा। हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी क्या है? हिमाद्री है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलता है भारत का सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा कितना है बाबू? 2525 किलोमीटर। हम बगल में लिख दिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की दूरी कितना है? तो वो चीज़ आपको बताना होगा। 2525 किलोमीटर इस गंगा की नदी का दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है किस पर्वत पर समांदरी कहा जाता है? पश्चिमी घाट पर। किस पर्वत पर समांदरी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट पर। क्वेश्चन नंबर 52। भारत का मानक यमोत्तर कितना डिग्री है बाबू? भारत का मानक यमोत्तर जो होता है वो 82.5 डिग्री पूरब है। 82.5 डिग्री पूर्व। ओके, 82.5 डिग्री पूरब से क्या चीज़ है? तो ये मानक, भारत का मानक यमोत्तर रेखा। तो भारत का जो यमोत्तर जो मानक समय रेखा होता है ये पूर्व में कितना होता है?
82.5 डिग्री। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो कितना होता है 82.5 डिग्री 52 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है कौन सी चोटी। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है बाबू, तो ये नेपाल और तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित है। याद रखना, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत मतलब चीन की सीमा रेखा पर स्थित है। तो भारत में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट। तो केटू भारत में है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, ये सारा का सारा भारत में है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन भूखंड है। क्वेश्चन नंबर 56, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है बाबू, परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन, कैगा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 57, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत जो है ये हिमालय के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह जो सिद्धांत होता है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। यह सिद्धांत समझता है कि कैसे भारतीय प्लेट और यूरेनियम प्लेट आपस में टकराए और हिमालय के पर्वत का निर्माण हो। ओके, चलिए महेंद्रगिरी किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। महेंद्रगिरी किस राज्य में बेटा, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं, सार्क का सदस्य जापान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, इसके बाद 10 क्वेश्चन बचेगा बेटा। आप लोग वीडियो पे हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को नया जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा क्लास 10 का सोशल साइंस का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। 12th का हिंदी भी डाल चुके हैं, ज्योग्राफी भी डाल चुके हैं, 9th का हिंदी हम डाल चुके हैं। अब जो है 9th का, चलिए ध्यान दीजिएगा, 9th का भी हम डाल चुके हैं हिंदी का। ये 9th का सोशल साइंस का चल रहा है क्लास। तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा होता है उसका क्या नाम है। देखिए इस साइड में भारत है, ठीक है, और इस साइड में हमारा चीन है, इस साइड में चीन है। तो बीच में जो रेखा होता है ना बेटा, ये जो रेखा होता है इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को जो देखिए ये भारत और ये चीन, तो इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है ये सीमा रेखा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन, है ना, मैकमोहन लाइन। क्लियर है बेटा, याद रखना मैकमोहन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में याद रखना है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। बोलता है लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो अरब सागर में। बोलेगा कैसे, तो देखो हम यहाँ पर एक थोड़ा ही नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस जगह पे जो है हमारा लक्षद्वीप, सॉरी अरब सागर, ये पूरा का पूरा अरब सागर है और यहीं पर हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। इस जगह पर ही क्या है, लक्षद्वीप है। तो इसलिए बोलता है कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में। इस साइड अरब सागर है, हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है।
याद रखिएगा, ये हमारा भारत है, यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक, तो याद रखिएगा कहाँ पर है लक्षद्वीप, तो अरब सागर में। चलिए आगे आते हैं, ये भी एक लाइन वाला आ गया। लाइन वाला से क्वेश्चन पूछता ही है लगातार। रेड क्लिप दो देशों के बीच की सीमा रेखा होता है। तो रेड देखिए यहाँ पे क्या पूछता है तुमसे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिप कहते हैं। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन उल्टा दिया, क्या पूछ दिया कि रेड क्लिप जो है, रेड क्लिप रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ क्या है बाबू, तो तुमको ये है रेड क्लिप, और मैकमोहन हो गया भारत और चीन के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोलता है बेटा, ये ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 63 में बोलता है भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था। त्रिशादी 2 से 3 दिसंबर 1984 के रात में हुई थी। तो 1984 में हुआ था। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था, तो 1984 में। 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोलता है प्राकृतिक आपदा, भूकंप। आंख बंद करिए, लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ से आपदा से यह सवाल पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन है, तो प्राकृतिक आपदा हमारा जो है ये भूकंप। चलिए 65 नंबर देखिए, पीछे जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है बेटा, बोलता है कि निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। इसमें बताओ कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो हमको तो लग रहा है पटना ही नहीं है क्या। आप जानते हैं कैगा भी परमाणु है जो कर्नाटक में, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, नरोगा जो उत्तर प्रदेश में है। ये सारा का सारा क्या परमाणु ऊर्जा केंद्र है, लेकिन पटना परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चिन्ह का विकास किसने किया था, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्या किया था, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किया था। इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 हो गया। 67 नंबर में बोलता है, 67 नंबर में बोलता है अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अम्लीय वर्षा जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो दामोदर घाटी पर। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा है, तो दामोदर घाटी पे पड़ा है। ठीक है, कहाँ पड़ा है, दामोदर घाटी पे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये सब जो पॉइंट आपको लिखाते हैं ना साइड में, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, नोट करके ये सब चीज को लिख लिया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कब किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था यूएसए में। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। याद रखिएगा परमाणु बम कब गिराया गया था, पहला तो हिरोशिमा पर गिराया था 1945 में। ठीक है, 6 अगस्त को। दूसरा बम कहाँ गिराया गया था, दूसरा बम गिराया गया था, याद रखिएगा ये नागासाकी में दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दूसरा बम हिरोशिमा बम गिराया गया था। ठीक है, तो पहला परमाणु बम कहाँ बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोलता है मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, मकालू नेपाल में। मकालू पर्वत कहाँ है, तो नेपाल में। आगे बढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल का दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा ये 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। क्षेत्रफल की 22.7 करोड़ है, 32.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। विश्व का क्षेत्रफल 2.4। विश्व का क्षेत्रफल का हिस्सा जो है भारत का वो 2.4% है।
और क्षेत्र ये विश्व का क्षेत्रफल, और पूछे भारत का क्षेत्रफल विश्व में पूरे 32.7वां स्थान है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर भारत बैठे हुए हैं। ये हमारे टोटल 70 क्वेश्चन थे। 70 MMMCQ क्वेश्चन किए, आप देख सकते हैं। ये सारा वीडियो, सारा ऑब्जेक्टिव का हम लोग एनालाइज करके दिए हैं। जहाँ जहाँ जो टॉपिक लिखते हैं उस टॉपिक को आप अपने कॉपी में भी लिखते चलिए। काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा, और यही प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, आपको दूसरे एग्जाम में काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में। तो इसी तरीके का वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीका का हम क्लास 10th क्लास 12th का लगातार वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम दिया गया था इसका एनालाइज था। इसके बाद हम लोग साइंस लेकर आएंगे क्लास 9th और क्लास 10th का, मैथ लेकर आएंगे क्लास 9th और क्लास 10th का। ये क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का था। और हम लोग जो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और सेलेक्टेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस, हिंदी, है ना, इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का डिस्कशन करने का। जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लगे कि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।